हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसमें हम स्टार्ट करना था नेशनल पार्क। तो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 35 से, डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क। तो यहाँ पे जब भी लगता है ये स्टेट गवर्नमेंट को, वेन एवर इट अपियर्स टू द स्टेट गवर्नमेंट दैट एन एरिया, जो भी एरिया है, या तो वो सेंचुरी है या नहीं भी है, और उनको रीजन लगता है यहाँ पे कि उसका इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल या जियोमॉर्फोलॉजिकल जो है, और जियोलॉजिकल जो उसका एसोसिएशन है और इम्पोर्टेंस है, और उसको एक जरूरत है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूट कर देने की एज अ नेशनल पार्क, जिससे उसका प्रोटेक्शन, प्रोपोगेशन, डेवलपमेंट हो पाए वाइल्ड लाइफ को जो भी उधर पे है उस एनवायरनमेंट में। तो वो नोटिफिकेशन इशू कर डिक्लेयर कर सकते हैं उनकी इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूट करने की इसको एज अ नेशनल पार्क। प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि जब भी यहाँ पे टेरिटोरियल वाटर वगैरह जो है, जिनको प्रपोज इंक्लूड करना है, मतलब जिसका प्रपोज है कि उनको भी इंक्लूड होना चाहिए नेशनल पार्क में, तो वो प्रोविजन सेक्शन 26A के यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि अप्लाई होते हैं जब भी डिक्लेरेशन ऑफ सेंचुरी वगैरह के लिए करा जाता है, वैसे ही डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क के लिए हो जाते हैं। वैसे ही ऐसे हमें पता था कॉन्करेंस सेंट्रल गवर्नमेंट की लेना पड़ती है। चीफ हाइड्रो क्लोरे हाइड्रो वाला कोई एक उधर पे ऑफिसर होता है, देख लेते हैं क्या है 26A में, तो मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट। तो यहाँ पे चीफ नेवल हाइड्रोग्राफर की परमिशन लेना पड़ती है, ऐसा तरीके से जो रहता है, और जो प्रायर कंकरेंस लेना पड़ती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो चीज़ें यहाँ पे एसिडिटी से अप्लाई हो जाती हैं। जैसे कि वो किस सेंचुरी की डिक्लेरेशन के टाइम पे अप्लाई होती थी। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रेफर किया आता है सब सेक्शन 1 में, उसमें डिफाइन होती है लिमिट्स जो भी उस एरिया की हैं, जिसको यहाँ पे इंटेंशन है उनकी नेशनल पार्क बनाने की। फिर लिखा हुआ है कि वेयर एनी एरिया इज इंटेंडेड टू बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल पार्क, जब भी कोई एरिया जिसको इंटेंशन है कि नेशनल पार्क की तरह डिक्लेयर किया जाए, तो जो प्रोविजन है सेक्शन नंबर 19 से लेके 26A के, बोथ इंक्लूसिव जो भी है उसमें, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, केवल एक चीज को छोड़ के, जो क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24 है, उसको छोड़ के। क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 सेक्शन 24 का देख लेते हैं। अलाउ कंसल्टेशन विद चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन द कंटिन्यूएशन ऑफ एनी राइट और एनी पर्सन इन ओवरलैंड विद इन द लिमिट्स ऑफ सेंचुरी। तो जो भी कंसल्टेशन होगी वहाँ पे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से की जाती है, अगर किसी भी कंटिन्यूएशन का कोई राइट होना रहता है पर्सन का उस लिमिट्स में जहाँ पे वो सेंचुरी है। अगर उसको जहाँ पे वो सेंचुरी डिक्लेयर की थी वहाँ पे कोई राइट्स वगैरह उसको चाहता है, तो उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से परमिशन लेना पड़ती थी। तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे इन्वेस्टिगेशन वगैरह डिटर्मिनेशन करने में, क्लेम्स वगैरह, और जो एक्सटिंग्विशमेंट वगैरह है राइट से रिलेटेड, इन रिलेशन टू लैंड, इन रिलेशन टू एनी लैंड विच एरिया विच अप्लाई टू द मेजर्स इन रिलेशन टू लैंड इन अ सेंचुरी में। तो वो सारी चीजें यहाँ पे अप्लाई हो जाती है, केवल एक चीज को छोड़ के। यहाँ पे सी का सबसेक्शन 2 का मतलब सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 24 का जो क्लॉज सी है वो अप्लाई नहीं होता, बाकी सारी चीजें एज इट इज अप्लाई हो जाती हैं। फिर लिखा हुआ है कि व्हेन एनी, सॉरी, व्हेन द फॉलोइंग हैव इवेंट्स हैव ऑकर्ड, नेमली, जब भी यहाँ पे जो पीरियड है प्रेफरिंग क्लेम्स वगैरह का वो खत्म हो जाए, और सारे क्लेम्स वगैरह जो है यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बनाए गए, जिनके के भी थ्रू यहाँ पे क्लेम्स वगैरह लाए गए थे, और उसके बाद वो खत्म हो गए, मतलब एलएफ हो गए, और उसके बाद क्या हुआ है कि डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उसके जो सारे राइट्स थे किसी भी लैंड पे जो कि इंक्लूड थे किसी नेशनल पार्क में, वो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गए हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में वेस्ट हो गए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे पब्लिश करके नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगी कि लिमिट्स ऑफ एरिया, जिसमें वो कंप्राइज करेगी नेशनल पार्क, और डिक्लेयर कर देगी कि जो भी एरिया उस नेशनल पार्क का, और एंड फ्रॉम सच डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, तो जो भी उस नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया हुआ है वहाँ पे, वो एज इट इज हो जाएगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ नो अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क बाय द स्टेट गवर्नमेंट मेड एक्सेप्ट विद द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड।
तो अब क्या है कि जब भी एक बार यहाँ पे बाउंड्रीज वगैरह डिक्लेयर हो गई, जिस तरीके से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने हमने देखा कि पब्लिश कर दिया नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में, और उसने कंप्राइज कर दिया नेशनल पार्क में, डिक्लेयर कर दिया कि जो ये एरिया है वो नेशनल पार्क बन गया है जिस दिन से वो नोटिफिकेशन आया। तो जो डेट उस नोटिफिकेशन बताई, अब उसके बाद क्या है कि अगर अल्टरेशन करना चाहते हैं बाउंड्रीज में नेशनल पार्क के, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी अल्टरेशन करना चाहती है तो कर नहीं सकती जब तक यहाँ पे रिकमेंडेशन ना हो नेशनल बोर्ड के द्वारा। अब उसके बाद है नो पर्सन शैल डिस्ट्रॉय, कोई पर्सन यहाँ पे ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, ना ही एक्सप्लॉइट मतलब खराब कर सकता है, ना ही रिमूव कर सकता है किसी भी वाटर वाइल्ड लाइफ को, सॉरी, जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह में इंक्लूड होती है किसी भी नेशनल पार्क के, ना ही डिस्ट्रॉय डैमेज या डाइवर्ट कर सकता है किसी हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल के, और व्हाटसोएवर ना ही वो स्टॉप कर सकता है, ना ही एनहेंस कर सकता है किसी भी वाटर फ्लो को आउटसाइड नेशनल पार्क में, जब तक कि वो अकॉर्डेंस विद द परमिशन नहीं लेता चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। मतलब कर सकता है लेकिन परमिशन लेना पड़ेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से। और जो परमिट है यहाँ पे ग्रांट नहीं किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि जो कंसल्टेशन है यहाँ पे नेशनल बोर्ड की सच रिमूवल ऑफ वाइल्ड लाइफ फ्रॉम नेशनल पार्क, और जो भी है और चेंज ऑफ फ्लो वगैरह है ऑफ वाटर का आउटसाइड नेशनल पार्क इज नेसेसरी, कि वो नेसेसरी है इम्प्रूवमेंट करने के लिए और बेटर मैनेजमेंट करने के लिए वाइल्ड लाइफ के उस जगह के अथॉरिटीज वो यहाँ पे परमिट दे देंगी। मतलब वो वैसे तो नहीं देंगी लेकिन अगर उनको लगता है कि हाँ जो ये कर रहे हैं वो इम्प्रूवमेंट और बेटर मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ वगैरह के लिए जरूरी है, ऑथराइज कर सकते हैं द इशू ऑफ सच परमिट। अब लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट वेयर द फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज रिमूव फ्रॉम नेशनल पार्क, जब भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसी नेशनल पार्क से रिमूव हुआ है तो द सेम मे बी यूज फॉर द मीटिंग द बोनाफाइड पर्सनल नीड। तो जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस यहाँ पे रिमूव हुआ है नेशनल पार्क से, उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, तो पर्सनल बोनाफाइड नीड्स ऑफ जो पीपल जो वहाँ पे आसपास रह रहे हैं नेशनल पार्क के, वो उनके पर्पस के लिए यूज हो पाएगा और कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होगा यूज, याद रखिएगा। शैल नॉट भी लिखा हुआ है, तो एंड शैल नॉट बी यूज फॉर एनी कमर्शियल पर्पस। तो जब भी यहाँ से कोई भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस किसी फॉरेस्ट से निकाला गया तो उसको यूज किया जाएगा यहाँ पे बोनाफाइड नीड्स जो पीपल की है, जो पीपल लिविंग कर रहे हैं उस नेशनल पार्क के पास, उनके लिए, और किसी तरीके से कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं होगा। और फिर सेक्शन 7 है कि नो ग्रेजिंग ऑफ एनी वाइल्ड, सॉरी एनी लाइव स्टॉक, कोई भी जो लाइव स्टॉक मतलब जो पालतू जानवर हैं जो घरों में पाले जाते हैं, उनकी किसी भी तरीके से ग्रेजिंग वगैरह मतलब चरने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा किसी नेशनल पार्क में। और नो लाइव स्टॉक शैल बी अलाउड टू एंटर, और ना ही कोई लाइव स्टॉक है वहाँ पे एंटर कर सकता है जब तक कि यहाँ पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के जो लाइव स्टॉक है जो व्हीकल की तरह यूज किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू, तो वो तो कर सकते हैं, वो ऑथराइज टू एंटर है नेशनल पार्क में, अदरवाइज नेशनल पार्क में यूज नहीं होगा। और फिर जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 27 एंड सेक्शन 28, सेक्शन 30 to 32 तक जो भी हैं, दोनों इंक्लूसिव उसके क्लॉज ए एंड बी और सी जो भी है सेक्शन 33 और 33A के, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे इन रिलेशन टू नेशनल पार्क एज दे अप्लाई टू सेंचुरी। जैसे कि सेंचुरी में वो सब चीजें अप्लाई होती थी, वही चीजें यहाँ पे नेशनल पार्क में भी अप्लाई हो जाएंगी। अब एक्सप्लेनेशन बताता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए जो केस एरिया जो भी है या तो विद इन अ सेंचुरी है या नहीं है, तो जो राइट्स किसी के भी एक्सटिंग्विश हो गए हैं और लैंड जो है वो वेस्ट हो गया अगर स्टेट गवर्नमेंट में इस एक्ट में अदरवाइज में, और जो भी एरिया नोटिफाइड किया गया है यहाँ पे नोटिफिकेशन इशू करके एज अ नेशनल पार्क एंड द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 19 to सेक्शन 26 both inclusive and the provisions of subsection 3 and subsection 4 of the section shall not apply। तो बता रहा है कि जब भी यहाँ पे किसी एरिया की बात हो रही है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के लिए जब भी आप या तो वो विद इन सेंचुरी है या नहीं है, जो भी राइट्स वगैरह एक्सटिंग्विश हो गए हैं किसी लैंड के और जो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गए हैं स्टेट गवर्नमेंट की अंडर इस एक्ट में या फिर कोई अदरवाइज में, तो जो भी एरिया नोटिफाइड हुआ नोटिफिकेशन में एज अ नेशनल पार्क और जो भी प्रोसीडिंग चल रही है सेक्शन 19 से लेकर 26 के, और जो भी प्रोविजन है वो भी सब सेक्शन 3 and 4 उस सेक्शन के वो यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। मतलब जो भी प्रोसीडिंग रहेंगी सेक्शन 19 से लेकर 26 जो भी इंक्लूड होंगी उनको, और जो भी प्रोविजन होंगे सब सेक्शन 3 and 4 के, तो यहाँ पे शैल नॉट अप्लाई होंगे।
तो सेक्शन 19 से 26 वाले जो हैं, कलेक्टर वगैरह डिटरमाइन करता था, राइट, एक्रूरल ऑफ राइट्स था, प्रोक्यूमुलेशन बाय कलेक्टर था, इंक्वायरी बाय कलेक्टर था, पावर वगैरह, तो ये सब चीजें जो है वो यहाँ पे एक तरीके से नहीं होगी, ऐसा वो बता रहा है। एक मिनट। और जो प्रोविजन से सबसेक्शन 3 एंड 4 के, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। फिर उसके बाद है सेक्शन 36A, जो कि डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन करके लोकल कम्युनिटीज से डिक्लेयर कर सकती है जो भी एरिया ओन कर किया गया है यहाँ पे बाय द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट ने ओन किया है, पर्टिकुलरली जो भी एरिया है वहाँ पे एडजेसेंट ऑफ नेशनल पार्क या सेंचुरीज के हैं, मतलब जो भी नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज में जो भी हो, मतलब उनसे कनेक्टेड एरिया, एडजेसेंट मतलब कनेक्टेड है। और जो एरिया यहाँ पे those area which link one protected area with another, और जो भी ऐसे एरिया हैं जो एक प्रोटेक्टेड एरिया को दूसरे प्रोटेक्टेड एरिया से मिला देते हैं, तो यहाँ पे कंजर्वेशन करके एज कंजर्वेशन रिजर्व, मतलब जो भी कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह और फॉर प्रोटेक्टिंग लैंडस्केप, सीस्केप, फ्लोरा एंड फोना ऑफ देयर हैबिटेट, तो उनके लिए यहाँ पे डिक्लेयर किया जा सकता है। तो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार अच्छे से कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उनको कंसल्टेशन करके लोकल कम्युनिटी से जो वो डिक्लेयर कर सकते हैं जो भी एरिया वो गवर्नमेंट ओन कर रही है, पर्टिकुलरली जो एरिया कनेक्टेड है या तो नेशनल पार्क से या सेंचुरी से, और जो एरिया ऐसे हैं कि जो कि लिंक करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक एरिया को दूसरे एरिया से, तो एज अ कंजर्वेशन रिजर्व वो कर सकते हैं फॉर प्रोटेक्टिंग लैंडस्केप, सीस्केप, फ्लोरा एंड फौना और उसके हैबिटेट वगैरह के लिए वो कर सकते हैं। तो प्रोवाइडेड दैट में लिखा हुआ है कि जब भी कंजर्वेशन रिजर्व है जिसमें कैसा लैंड इंक्लूड होता है जो कि ओन किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो प्रायर कंकरेंस ऑब्टेन होना पड़ेगी, लेना पड़ेगी यहाँ पे। प्रायर कंकरेंस शैल बी ऑब्टेन बिफोर मेकिंग सच डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन को बनाने से पहले प्रायर कंकरेंस लेना पड़ेगी। तो जो प्रोविजन है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 27, सेक्शन 30, 32, क्लॉज बी, क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 33 shall so far as they apply, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे इन रिलेशन टू कंजर्वेशन रिजर्व, जो भी कंजर्वेशन रिजर्व में एज दे अप्लाई इन रिलेशन टू सेंचुरी, जो भी किसी सेंचुरी से रिलेटेड अप्लाई होते हैं। तो वो जो सारे सेक्शन वहाँ अप्लाई होते थे कि सेंचुरीज के लिए, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। अब सेक्शन 36B है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी को, जो कि एडवाइस करेगी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए किसी कंजर्वेशन रिजर्व के लिए। तो यहाँ पे ये एडवाइस करने के लिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट बना रही है कमेटी को, कंजर्वेशन रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी को। ठीक है, वो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ वो एडवाइस देंगे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, जिससे वो मैनेज कर पाए, मेंटेन कर पाए या कंजर्व कर पाए किसी कंजर्वेशन रिजर्व को। तो जो कमेटी है उसमें कौन कौन होंगे, तो उसमें कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डेवलपमेंट, सॉरी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, वो यहाँ का मेंबर सेक्रेटरी हो जाएगा इस कमेटी का, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा ईच विलेज पंचायत का, जिसके पास जुरिडिक्शन होगी द रिजर्व इज लोकेटेड, मतलब जो जुरिडिक्शन जो रिजर्व करने के लिए लोकेटेड है। फिर 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे एनजीओ के, जो कि वर्क कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पे जो कमेटी होगी उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होगा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, और उसके साथ वो उसका यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी होगा। फिर उसके साथ एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा यहाँ पे विलेज पंचायत का, जिसकी जुडिक्शन में वो लोकेट होगी, और 3 रिप्रेजेंटेटिव होंगे एनजीओ के, जो कि वर्क कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, और 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा हर एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का और एनिमल हस्बेंड्री का, बस इतने लोग होंगे। और कमेटी जो है वो रेगुलेट कर सकती है अपना ओन प्रोसीजर और फोरम वगैरह से रिलेटेड भी। सेक्शन 36C है डिक्लेरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिटी रिजर्व। स्टेट गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी फॉर इंडिविजुअल वॉलंटरी और कंजर्व करने के लिए वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को डिक्लेयर कर सकती है प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड को, नॉट कंप्राइज विद इन नेशनल पार्क, जो भी नेशनल पार्क या सेंचुरी या कंजर्वेशन रिजर्व में नहीं बनाए गए हैं, तो कम्युनिटी रिजर्व उसको बना सकते हैं।
फॉर प्रोटेक्टिंग द fauna, फ्लोरा एंड ट्रेडिशनल और कल्चरल कंजर्वेशन वैल्यूज जो भी हैं प्रैक्टिसेस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व भी हो सकता है, मतलब अभी हम देख चुके हैं नेशनल पार्क सेंचुरी तो देख चुके हैं, कंजर्वेशन रिजर्व भी बना सकती है, कंजर्वेशन रिजर्व भी देख चुके हैं हम, फिर उसके बाद कम्युनिटी रिजर्व की बात कर रहे हैं। कम्युनिटी रिजर्व भी बना सकते हैं किस चीज के लिए, क्योंकि प्रोटेक्ट करना है फ्लोरा फोना और ट्रेडिशनल एंड कल्चरल कंजर्वेशन वैल्यूज जो है उस प्रैक्टिसेस की उनको। फिर जो प्रोविजंस होंगे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 18 के, सबसेक्शन 2, 3, 4 ऑफ सेक्शन 27 एंड सेक्शन 30, 32 क्लॉज बी सी ऑफ सेक्शन 33 वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे कम्युनिटी रिजर्व में, जैसे कि वो किसी सेंचुरी में अप्लाई होते हैं। फिर जो भी नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू हुई है सबसेक्शन 1 में, उसमें किसी भी तरीके का चेंज ऑफ लैंड यूज पैटर्न वगैरह नहीं होगा। नो चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न शैल बी मेड विद द कम्युनिटी रिजर्व। कम्युनिटी रिजर्व में नहीं होगा जब तक कि अकॉर्डिंग टू द रेजोल्यूशन जब भी पास ना कर दिया जाए मैनेजमेंट कमिटी का अप्रूवल लेके यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। जब तक स्टेट गवर्नमेंट से ये लोग अप्रूवल नहीं ले लेते तब तक यहाँ पे किसी भी तरीके का चेंज नहीं होगा लैंड यूज पैटर्न में कम्युनिटी रिजर्व का। तो सेक्शन 36 डी है कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी को, जो कि अथॉरिटी यहाँ पे रिजर्व हो रिस्पॉन्सिबल होगी, सॉरी, कंजर्वेशन करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए, मेंटेन करने के लिए कम्युनिटी रिजर्व को। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि यहाँ पे सेंट्रल सॉरी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है यहाँ पे कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी को, जो कि यहाँ पे अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे कंजर्वेशन करने के लिए, वो कंजर्विंग करने के लिए, मेंटेनिंग करने के लिए, मैनेजिंग करने के लिए कम्युनिटी रिजर्व को, जो यहाँ पे ऊपर हमने देखा है। तो इस कमेटी में कंसिस्ट होंगे 5 रिप्रेजेंटेटिव जो कि नॉमिनेट होंगे किसी विलेज पंचायत से, और जहाँ पे विलेज पंचायत यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती तो मेंबर ऑफ ग्राम सभा होंगे, एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टेट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, जिसकी जुरिडिक्शन में कम्युनिटी को यहाँ पे लोकेट है, मतलब जब कम्युनिटी रिजर्व जहाँ पे लोकेशन है उस जगह का। तो कौन कौन होंगे याद रखिएगा कि सिर्फ 5 रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो कि नॉमिनेट होंगे विलेज विलेज पंचायत के। अगर विलेज वहाँ पे विलेज पंचायत है ही नहीं तो वहाँ पे ग्राम सभा होगा, मेंबर ऑफ ग्राम सभा, और एक रिप्रेजेंटेटिव होगा स्टेट फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, जिसकी जुरिडिक्शन में कम्युनिटी रिजर्व लोकेट होता है। तो कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी कि वो प्रिपेयर कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए मैनेजमेंट प्लान को कम्युनिटी रिजर्व करने के लिए, और स्टेप्स ले पाए जो भी है इंश्योर करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ और उसके हैबिटेट को उस रिसर्च में। तो वो उन सब चीज़ों को, फिर जो कमेटी है वो शैल इलेक्ट, मतलब कमेटी यहाँ पे इलेक्ट करेगी चेयरमैन को, हु शैल बी द होनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन। तो जो कमेटी है वो यहाँ पे चेयरमैन को बनाएगी, जो कि हॉनर वो उसका हॉनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन कहलाएगा। मतलब कमेटी यहाँ पे इलेक्ट करेगी चेयरमैन को, जिसको यहाँ पे हॉनररी वाइल्ड लाइफ वार्डन समझा जाएगा कम्युनिटी रिजर्व के लिए। फिर जो कमेटी है वो अपना रेगुलेशन कर सकती है ऑन प्रोसीजर का, वो अपना खुद का प्रोसीजर खुद बना सकती है, फोरम को भी, जैसा कि हम उसमें भी पढ़ के आए हैं, तो वो सेम चीज़ है यहाँ पे। तो आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे।